नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 18 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आप लोग सोचोगे सर आपने तो बोला था वीडियो लेट आएगी, रात को आएगी, लेकिन जल्दी कैसे आ गई यार। वो ना जो टिकट थी वो 5 बजे से थी। 7:30 बजे मैं पहुंचता दिल्ली, उसके बाद घर पहुंचने में और टाइम लगता, फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम लगता, वो 10-11 बज जाती। तो मुझे लगा यार जैसे तैसे करके मैनेज करते हैं, कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रहनी चाहिए। तो 18 नवंबर डेट आज की, और 3 इश्यूज आज हम देखो डिस्कस करेंगे। एक आधा आर्टिकल कल का भी था, उसे भी हम लेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल हम लेंगे कौन सा, डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट आया था ना 2023 में, अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स लेके आई है सरकार 2025 में। तो क्या है, क्या कंट्रोवर्सी है, सब कुछ डिटेल से बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे WHO की टीबी रिपोर्ट से रिलेटेड, और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पूरा बेसिक्स और बैकग्राउंड के साथ ये आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। कहानी की जो शुरुआत है वो देखो 8 साल पहले होती है। जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस में ना सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच थी, और सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। आपको याद भी होगा कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये एक फंडामेंटल राइट है, और ये संविधान के आर्टिकल 21 का पार्ट है। संविधान का आर्टिकल 21 जो है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका ये इंटीग्रल पार्ट है राइट टू प्राइवेसी। और प्राइवेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अकेला रहना, मुझे प्राइवेसी चाहिए, जैसे गर्लफ्रेंड को आप बोलते हो मुझे प्राइवेसी चाहिए, नहीं, प्राइवेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है। प्राइवेसी का मतलब है ऑटोनोमी, यानी मेरे डेटा पर, मेरी पर्सनल चॉइसेस पे, मुझे क्या पहनना है, क्या करना है, सब पर मेरा कंट्रोल, मतलब आपका डेटा आपका कंट्रोल। तो इस जजमेंट के बाद में ना सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह ऑर्डर दिया कि भैया चूंकि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, तो आप इस पर ना एक जबरदस्त कानून बनाओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाना स्टार्ट किया 2017 के बाद। शुरू में तो देखो 3 ड्राफ्ट लेके आई सेंट्रल गवर्नमेंट। पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ना 3 बार सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राफ्ट लेके आई कि अच्छा इसे कानून बना दें, लेकिन पसंद नहीं आया। ना सरकार को पसंद आया, ना विपक्ष को पसंद आया। एक कमेटी भी गठित की गई थी 2018 में ना, एक कमेटी गठित की गई थी, श्री कृष्णा कमेटी। उस कमेटी ने भी एक ड्राफ्ट सुझाया था कि ये हम ड्राफ्ट आपको रेकमेंड कर रहे हैं, इस पे आप कानून बना दीजिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को वो भी नहीं पसंद आया। आखिरकार देखो 2023 में ना, आखिरकार 2023 में सरकार ने एक एक्ट बनाई दिया पार्लियामेंट से पास करवा के, जिसका नाम था डीपी एक्ट 2023। डीपी एक्ट 2023, समझ गए? डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बना दिया। लेकिन देखो जब 2023 में ये एक्ट आया ना, तो सरकार ने ये बोला कि हमने ना पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कानून बनाया है कि जो कि बिल्कुल सिंपल है। इससे पहले जो ड्राफ्ट रिलीज किए गए थे ना वो कॉम्प्लेक्स थे। हम नहीं चाहते थे कि पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून बने वो कॉम्प्लेक्स बने, इसलिए हमने सिंपल कानून बना दिया है। और देखो कहीं ना कहीं बात सही भी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। 2023 का जो ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया ना, था तो सिंपल कि जैसे सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनको आपका डेटा चाहिए तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ प्रोटेक्शंस भी दिए गए कंज्यूमर्स को कि उनका जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहे, वो गलत ढंग से इस्तेमाल ना हो। तो सिंपल तो था कानून, लेकिन कानून सिंपल होने का मतलब ये नहीं कि कानून मजबूत था। 2023 का जो एक्ट आया ना वो किसी भी कीमत पे देखो मजबूत नहीं था। मजबूत क्यों नहीं था? 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी 2023 के एक्ट में। देखो ये सारा ना मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। अब आज के आर्टिकल में ये बैकग्राउंड नहीं है। अब आप कई बार पूछते हो कि सर देखो जो आप मतलब बता रहे हो वो आर्टिकल में नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो मैंने बैकग्राउंड आपको पूरा बताया ताकि इशू आपको पूरा समझ में आए। अब राइटर थोड़ी ना इतना पूरा बैकग्राउंड बताते हैं, वो जो नया हुआ है थोड़ा बहुत बस वही डिस्कस करते हैं।
तो देखो 2023 में जो एक्ट आया ना, उसकी 3 बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम सुनिए। पहली प्रॉब्लम यह थी कि 2023 के एक्ट में ना सरकार को बहुत बड़ी छूट दे दी गई थी कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के नाम पे ना जो सरकारी एजेंसीज हैं उनको बहुत ज्यादा एग्जम्पशन दे दी गई थी। मतलब सरकार आपका डेटा प्रोसेस कर सकती है और शायद एक्ट के रूल्स उस पर लागू भी ना हो। तो यह एक प्रकार से ब्लैंकेट एग्जम्पशन था। किनके लिए? सरकारी एजेंसीज के लिए। बिना सोचे समझे इतनी ज्यादा छूट दे दी गई सरकारी एजेंसीज को। तो यह पहली प्रॉब्लम थी। फिर 2023 के एक्ट में दूसरी प्रॉब्लम यह, एक्ट ने ना 2023 के एक्ट ने एक प्रोविजन किया डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने का। ये देखो, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाने का प्रोविजन किया और इस बोर्ड का काम बताया गया था कंप्लेंट सुनना और फाइन लगाना। लेकिन राइटर बोलते हैं ये बोर्ड जो बनाया गया था ना, ये बहुत ज्यादा कमजोर बोर्ड है। मतलब जिस बोर्ड का प्रोविजन किया गया था ना 2023 के एक्ट में कि ऐसा ऐसा एक बोर्ड बनाया जाएगा जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, तो राइटर कहते हैं अभी आपको आगे आर्टिकल में समझ में आएगा कि ये जो बोर्ड है बहुत ज्यादा कमजोर रखा गया। क्यों कमजोर कहता है आर्टिकल इस बोर्ड को, वो आपको आर्टिकल में आगे समझ में आएगा कि ये बोर्ड लल्लू क्यों है। फिर तीसरी प्रॉब्लम 2023 के एक्ट में, तीसरी प्रॉब्लम ये जिस पे हमने 2-3 आर्टिकल भी डिस्कस किए हैं कि 2023 का ये जो एक्ट है ना, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट, ये आरटीआई को कमजोर करता है। आरटीआई को कमजोर करता है। कैसे कमजोर करता है? ऐसे कमजोर करता है, पहले तो ये बोला गया था कि ना आरटीआई में 2005 का आरटीआई एक्ट में यह प्रोविजन था कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होता है तो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक में रिलीज नहीं की जा सकती। हां, पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है तो की जा सकती है, लेकिन इस प्रोविजन को उड़ा देता है 2023 का डीपीडीपी एक्ट और सिंपली यह बोलता है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की जा सकती चाहे पब्लिक पर्पज सर्व हो या ना हो। तो इससे तो आरटीआई एक्ट कमजोर हो गया ना। इस पे हमने पहले 2 आर्टिकल भी डिस्कस किए थे। एक और चीज कैसे आरटीआई एक्ट को कमजोर करता है ये डीपीडीपी एक्ट, 2005 के आरटीआई एक्ट में यह बोला गया है जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट में या असेंबली में दी जा सकती है एमपीज को या फिर किसी को भी पार्लियामेंट में या विधानसभा में इंफॉर्मेशन जो शेयर की जा सकती है उसे आम आदमी के साथ भी शेयर किया जा सकता है या आम औरत के साथ भी। तो कहने का मतलब यह है पहले यह अच्छा प्रोविजन था लेकिन अब इस प्रोविजन को भी हटा दिया गया है। तो 2023 का डीपीडीपी एक्ट आरटीआई को भी कमजोर करता है। 3 बड़ी प्रॉब्लम समझ में आ गई। सरकार को बड़ी छूट, दूसरा बोर्ड कमजोर, तीसरा आरटीआई पे हमला। तो अब यह पूरा कंटेक्स्ट था, बैकग्राउंड था। अब नया क्या हुआ है? अब देखो सरकार ना इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल लेके आई है। पहले तो कुछ लोग पूछेंगे सर एक्ट और रूल में फर्क क्या है? देखो एक्ट हमें यह बताता है क्या करना है और रूल्स हमें यह बताते हैं कैसे करना है। समझ गए? तो 2023 के एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स आए कि उस एक्ट को अब इंप्लीमेंट कैसे करना है, लागू कैसे करना है। तो राइटर बोलते हैं देखो उम्मीद तो यह थी कि जो नए रूल्स सरकार लेकर आई है ना, इसमें सरकार चीजों को ठीक करेगी, जो क्रिटिसिज्म हो रहा था उसे एड्रेस करेगी। लेकिन बल्कि सरकार ने 2 नए धोखे दे दिए इन रूल्स में चीजों को ठीक करने के बजाय। पहला धोखा क्या है? पहला धोखा सरकार ने इन रूल्स में यह दिया कि देखो, सुनिए, ध्यान से सुनिए, कंपनीज को जो रूल्स फॉलो करने हैं ना 2023 के डीपीडीपी एक्ट में, उन रूल्स को फॉलो करने के लिए कंपनी को ना टाइम दे दिया गया है, और ज्यादा टाइम दे दिया गया है। अब इन रूल्स को सोशल मीडिया कंपनीज को, जैसे मेटा वगैरह कंपनीज को 2026 तक नहीं फॉलो करना, ना 2025 तक। आप बोलोगे सर 26 ही बोल दिया तो 25 क्यों बोल रहे हो? हाँ, ऑब्वियस बात है, ये तो वही बात होगी ना। एमए किया है, अच्छा बीए भी किया है। तो कहने का मतलब यह है इन रूल्स को फॉलो करने के लिए ना सोशल मीडिया कंपनीज को टाइम दे दिया गया 2027 तक, 18 महीने ज्यादा दे दिए गए। तो राइटर ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि भैया लगता नहीं कि गुड फेथ में इतना ज्यादा टाइम दिया गया है इन सोशल मीडिया कंपनीज को, और इन कंपनीज को पहले से पता था ये एक्ट आने वाला है, अब इतना ज्यादा और टाइम दे दिया गया है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। और जबकि देखो आरटीआई को कमजोर करने वाला जो प्रोविजन है ना डीपीडीपी एक्ट में, वो अभी से लागू है। तो सोचने की बात है, जो
प्रोविजन जनता की भलाई के लिए है, उनको तो आपने बोल दिया कि 18 महीने बाद इंप्लीमेंट होंगे। जो आरटीआई एक्ट को कमजोर करते हैं प्रोविजन, उनके बारे में आप बोल रहे हो वो अभी से लागू होंगे, तो ये तो गलत है ना, समझ गए। अब देखो इसके बाद में राइटर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात करते हैं कि कैसे जो ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया था ना, इसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अच्छे से कभी काम कर ही नहीं सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा, मैं आपको बताता हूं। आप सोच के देखो, कोई भी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो देखो तभी अच्छा काम करती है जाहिर तौर पे जब वो इंडिपेंडेंट हो। कोई भी रेगुलेटरी बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन हो, यूपीएससी हो, वो तभी तो काम करती है ना अच्छे से जब वो आजाद हो। अगर वो सरकार के कंट्रोल में हो तो फिर सरकार की गुलामी करेगी। लेकिन ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंडर काम करेगा? ये काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो ये बोर्ड जो बनाया गया है ये इंडिपेंडेंट ही नहीं है, ये मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा। अब सोच के देखो, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मिनिस्ट्री का काम एक तरफ ये है नई नई इन्वेस्टमेंट लेके आना, नई नई सोशल मीडिया वाली कंपनीज को लेके आना, गूगल, अमेजोन, मेटा ज्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करें ये इंश्योर करना। अब दूसरी तरफ इन इन्वेस्टमेंट को, इन कंपनीज को रेगुलेट कौन करेगा? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। अब वही डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया काम करेगा मिनिस्ट्री के अंदर, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना यार। मिनिस्ट्री बोलेगी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को, अरे इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, इनकी बात, इन पे ज्यादा आप कुछ बोलो मत, चुप रहो। तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बोलेगा जी सर, जी सर, नहीं बोलेंगे बस। तो काहे का रेगुलेट करेगा इन कंपनीज को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया? इनका बॉस ही इनको कह रहा है अरे अगर ज्यादा आप तकलीफ मत दो, इनको ज्यादा रुकावट मत करो, चुपचाप करके बैठ जाओ। तो यहां पे कंफ्लिक्ट है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस पूरे आर्टिकल का कंक्लूडिंग एनालिसिस देखो ये निकलता है, कौन जीता जो ये रूल्स जारी किए गए हैं? बड़ी टेक कंपनीज जीती, गूगल, मेटा, अमेजोन। क्यों? क्योंकि उन्हें 2027 तक का टाइम मिल गया, आराम से वो रूल लागू करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हारा कौन? भारत का नागरिक, आप लोग, मैं। हम सरकार के सामने ओपन बुक की तरह हैं, हमारा डेटा प्रोटेक्ट नहीं है, सरकार की एजेंसीज के पास में एग्जाम्पशन है, वो हमारा डेटा ले सकती हैं। हम बिग टेक कंपनीज के सामने अभी ओपन बुक हैं क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं है 2027 तक। तो हम सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि आरटीआई को कमजोर कर दिया गया है। तो हर तरफ से देश के नागरिक की हार है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, WHO की ना ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025 से रिलेटेड है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो टीबी के बारे में मैं बोलूं, टीबी कोई नई बीमारी तो है नहीं, टीबी एक एंशिएंट बीमारी है। इवन आर्टिकल में बोला जाता है इजिप्शियन ममीज में भी टीबी के एविडेंस मिले हैं, और टीबी को ना एक सोशल डिजीज भी कहते हैं। आप पूछोगे क्या, ऐसा क्यों सर? सोशल डिजीज देखो इसलिए क्योंकि ना ये सिर्फ एक बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती कि हाँ भाई सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से होती है। गरीबी, माल न्यूट्रिशन और खराब हाउसिंग, ये सब भी ना टीबी में रोल प्ले करते हैं। फेमस एक मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं पॉल फार्मर, उन्होंने कहा था टीबी जो है ये देखो गरीबों को चुनती है, अमीरों को नहीं चुनती, क्योंकि अमीर देखो माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होते, अमीर अच्छी सैनिटेशन वाली कंडीशंस में रहते हैं, खराब कंडीशंस में नहीं रहते। और ये जो टीबी की बीमारी है ना हवा से फैलती है। जब कोई इन्फेक्टेड पेशेंट खांसता है या फिर छींकता है ना, तो उससे वो फिर दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है। और एक चीज़ याद रखना, ये सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी हो सकती है, मतलब आपके ब्रेन में, स्पाइन में या फिर स्टोमक में भी टीबी हो सकता है। एक चीज़ क्लियर है, टीबी सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो ये पॉइंट आप ऐसे में या फिर जहां पे भी आपको मौका लगे आप जरूर लिखना। अब आर्टिकल कहता है कि जो नई WHO की रिपोर्ट आई है ना, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025, ये देखो एक मिक्स्ड रिपोर्ट है, मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा। पहले हम अच्छी खबर डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल का पहला पॉइंट ये है, इंडिया का जो टीबी इंसिडेंस रेट है ना, टीबी इंसिडेंस रेट क्या होता है बताइए? देखो एक होता है इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस एक साल में। इंसिडेंस का मतलब क्या? न्यू केसेस एक साल में। और दूसरा होता है प्रीवलेंस भी आपने सुना होगा।
प्रीवलेंस मतलब टोटल एग्जिस्टिंग केसेस, नए पुराने सब। प्रीवलेंस मतलब टोटल एग्जिस्टिंग केसेस कितने हैं टीबी के, न्यू भी और एग्जिस्टिंग भी, सब मिला के, न्यू और ओल्ड सब मिला के कितने एग्जिस्टिंग केसेस हैं टीबी के, तो ये प्रीवलेंस। और इंसिडेंस मतलब एक साल में नए केसेस कितने। तो रिपोर्ट ये कहती है इंडिया का जो इंसिडेंस रेट है ना वो 21% गिरा है। 2015 में ना 1 लाख लोगों के ऊपर 237 नए केसेस सामने आए थे, लेकिन 2024 में यानी 9 साल बाद 1 लाख के ऊपर सिर्फ 187 नए केसेस सामने आए हैं। तो मतलब इंसिडेंस रेट जो है वो टीबी का गिर गया है। और देखो ये जो डिक्लाइन रेट है ना ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। तो ये है हमारा स्विंग। तो इस पे तो अपने को थोड़ा गर्व होना चाहिए कि टीबी का रेट हमने इतना ज्यादा कम कर दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही अच्छा नहीं हुआ है, और भी अच्छा हुआ है। आर्टिकल में बोला जाता है 2015 में देखो, 2015 में कितने लोग मरते थे, 1 लाख के ऊपर 28 लोग मरते थे, 2015 की बात है। बट 2024 आते आते 1 लाख के पीछे 21 लोग मर रहे हैं। तो ये इंक्रीमेंटल गेन है, इसका मतलब हमने लाखों जिंदगियां बचाई हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हमारा जो ट्रीटमेंट सक्सेस रेट है वो भी तगड़ा है। नए केसेस में देखो 90% लोग ठीक हो रहे हैं। जो डिफिकल्ट वाले केसेस हैं जिसमें थोड़ा बैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो जाता है, उनमें भी सक्सेस रेट इतनी बेकार नहीं है, 77% है। सवाल ये उठता है ये जो स्विंग है ये आया कैसे, हमने ऐसा क्या किया। तो राइटर बोलते हैं देखो, एक तो पहली चीज हमने ना एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की है। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे मोलिकुलर डायग्नोसिस। मोलिकुलर डायग्नोसिस, आप बोलोगे सर ये मोलिकुलर डायग्नोसिस क्या है। पहले देखो स्पूटम टेस्ट होता था, पहले एक टेस्ट होता था जिसको नाम था स्पूटम। स्पूटम टेस्ट होता था जिसमें ना टाइम लगता था। अब ये जो मशीन है ना 2 घंटे में बताती है कि टीबी है या नहीं है, और ये भी बताती है कि नॉर्मल टीबी है या ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है। तो ये गेम चेंजर है मोलिकुलर डायग्नोसिस। मोलिकुलर डायग्नोसिस जिसका नाम है CBNAAT, ये मशीन का नाम है, और डायग्नोसिस का नाम है मोलिकुलर डायग्नोसिस। ये 2 घंटे में बता देती है कि टीबी है या नहीं है और कौन सा टीबी है। पहले स्पूटम टेस्ट होता था, बहुत टाइम लगता था। जल्दी पता लग गया टीबी है तो इलाज जल्दी स्टार्ट। फिर देखो हम AI का भी यूज कर रहे हैं एक्सरेज को स्कैन करने के लिए। कई बार देखो मिसिंग केसेस जो हो जाते हैं, जो डॉक्टर की आंखों से छूट जाते हैं, उनको अब ना AI पकड़ लेता है। डॉक्टर से गलती हो गई, डॉक्टर की आंखें केसेस को नहीं पकड़ पाई तो AI ने पकड़ लिया। तो ये पहली चीज हुई है जिसकी वजह से टीबी के जो केसेस हैं वो कम हुए हैं, टीबी की जो डेथ रेट है वो कम हुई है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। एक सेकेंड नीचे हो जाओ भाई। हाँ, फिर राइटर बोलते हैं देखो हमने ना न्यूट्रिशन सपोर्ट भी काफी अच्छा दिया है। न्यूट्रिशन सपोर्ट सरकार ने देखो ये समझ लिया कि टीबी का लिंक कुपोषण से है, मालन्यूट्रिशन से है। इसलिए हम एक स्कीम लेके आए जिसका नाम था निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना। इसमें देखा हर टीबी पेशेंट को ना ट्रीटमेंट के दौरान 500 रुपए का हर महीने मिलते हैं। बढ़ा भी दिए थे शायद, आप कमेंट बॉक्स में बताना बढ़ा के कितने हो गए हैं, ताकि देखो वो अच्छे से खाना खा सकें। क्योंकि दवाई तो सरकार दे देगी लेकिन खाना अच्छा नहीं खाएगा पेशेंट तो फिर वो ठीक नहीं होगा। समझ गए। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट सरकार ने क्या अच्छा किया है, एक जो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है ना, जो मैंने आपको बोला MDR टीबी, ये ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। पहले देखो MDR टीबी का इलाज ना 2 साल तक चलता था, रोज इंजेक्शंस लगते थे, साइड इफेक्ट इतने बुरे थे कि बहुत सारे लोग बीच में इलाज छोड़ देते थे। लेकिन अब जो नया रेजीम है ना ये ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के इलाज के लिए, जिसका नाम है BPALM, इसमें दवाइयां हैं ये BPALM, जैसे बिडाकुलिन और पेट्रोमेनिड, लिंजोलिड, मोक्सीफोक्सासिन, ऐसे दवाइयों के नाम है। ये कुल मिला के ये नई दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। अब इस नई दवाइयों के कॉम्बिनेशन से ना जो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है ना वो सिर्फ 6 महीने में ठीक हो जाता है। और ये सारी मुंह से लेने वाली दवाइयां हैं, मतलब टेबलेट वगैरह है, इंजेक्शन नहीं है ये। तो सोच के देखो, पहले डेली इंजेक्शन लगते थे, 2 साल तक लगते थे, बीच में लोग छोड़ देते थे।
अब सिर्फ आपको टेबलेट लेनी है, वो भी 6 महीने तक लेनी है, तो लोग कम बीच में छोड़ते हैं। तो ये अच्छी चीज है। तो तीनों चीजें अच्छी पता लग गई आपको कौन कौन सी? पहला न्यूट्रिशन, दूसरा मोलिकुलर डायग्नोसिस, और तीसरा न्यूअर थेरेपीज। तो देखो ये तो सारी अच्छी अच्छी चीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही हुआ है, मिस भी हुए हैं। मिस क्या हुए हैं? सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, हाईएस्ट बर्डन, डिक्लाइन रेट देखो अच्छा है, मान लिया तेजी से टीबी के केसेस हमारे देश में कम हो रहे हैं, बट आज भी दुनिया के 25% जो टीबी केसेस है ना वो इंडिया में हैं। आप बताओ खुश होगे या फिर आप दुखी होंगे? 25% केसेस पूरे दुनिया के टीबी के अकेले इंडिया में हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस 2024 में इंडिया ने रिपोर्ट किए। हम अभी भी दुनिया की टीबी कैपिटल हैं। तेजी से केस कम हो रहे हैं लेकिन अभी भी हम टीबी कैपिटल हैं। आर्टिकल कहता है सबसे ज्यादा केसेस कहां पे है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद कहां पे? महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश। और एक चीज राइटर ये बोलते हैं, दिल्ली में टीबी का ना सबसे ज्यादा प्रिवेलेंस रेट है। प्रिवेलेंस जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, सारे केसेस, न्यू प्लस ओल्ड टीबी के सारे केसेस, दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रिवेलेंस है। वो इसलिए क्योंकि एक तो दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है दिल्ली में, स्लम्स काफी ज्यादा हैं, लोग पास पास रहते हैं, इसलिए इन्फेक्शन फैलना आसान है। और एक चीज जो सबसे बड़ी चिंता है ना वो देखो वही है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। जो ये एमडीआर टीबी है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये टीबी का देखो वो सुपर बग वर्जन है जिस पर हमारी ना 2 सबसे पावरफुल दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं। कौन सी वो दवाइयां हैं? आर एंड आई। आर है रिफम्पिसिन, पता नहीं नाम मैं गलत ले रहा हूं, जो डॉक्टर्स हैं वो बता सकते हैं, और मतलब डॉक्टर से बता दीजिए प्लीज, इतनी खराब प्रोनाउंसिएशन है मेरी, सही बता रहा हूं मैं आपको। तो ये 2 जो हमारी सबसे पावरफुल दवाइयां हैं ना वो देखो काम नहीं करती इस ड्रग रेसिस्टेंट टीबी पे। तो ये चिंता की बात है। और आर्टिकल कहता है 2024 में ना दुनिया के 32% एमडीआर टीबी केसेस अकेले इंडिया में थे। तो ये तो देखो मतलब चिंता वाली बात है यार, टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है ये तो। और पूरी दुनिया ने ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक टारगेट रखा था कि 2030 तक सभी देशों को टीबी एलिमिनेट करना है। हमने हमारे लिए टारगेट रखा था 2025 का, कि थोड़ा एडवांस टारगेट रख देते हैं कि हम तो 2030 छोड़ो 2025 में ही खत्म कर देंगे। तो आर्टिकल साफ कहता है कि 2025 तो खत्म होने वाला है और हम मतलब इस टारगेट से छूट गए हैं। और एलिमिनेशन तो दूर, अभी भी हमारे देश में इतने सारे केसेस हैं टीबी के, तो टारगेट मिस कर दिया है हमने। मोर्टेलिटी रेट जरूर कम की है, पहले 28 थी 1 लाख के पीछे, अब 21 कर दी है, लेकिन हमारा जो एलिमिनेशन टारगेट है उसके हिसाब से मोर्टेलिटी रेट जो है वो 21 नहीं 7 से भी कम होनी चाहिए। तो अभी भी मोर्टेलिटी रेट 3 गुना ज्यादा है। तो अब देखो आपने एक ऑफिसर की तरह सोचो, गैप्स कहां पे हैं, क्या नया कर सकते हैं टीबी को खत्म करने के लिए। तो राइटर बोलते हैं देखो अभी भी ना जो ये मशीन मैंने आपको बताई ना, मोलिकुलर डायग्नोसिस 2 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, वो सिर्फ शहरों में है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में है नहीं है। एक गांव में देखो एक आदमी या औरत को खांसी होती है, वो कहां जाता है? वो शहर के हॉस्पिटल में थोड़ी ना जाता है, वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाता है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाता है। वहां पे आपको मोलिकुलर डायग्नोसिस का प्रोविजन करना पड़ेगा, समझ रहे हो? वहां पे डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर सिर्फ एंटीबायोटिक मेडिसिन दे देता है, उससे थोड़ी ना ठीक होता है। तो जब तक टीबी बढ़ जाता है तब वो शहर में पहुंचता है, तब तक देर हो चुकी होती है। और बल्कि एंटीबायोटिक मेडिसिन देने की वजह से वो जो बैक्टीरिया है टीबी वाला वो ड्रग रेसिस्टेंट हो जाता है, बाद में उसको मारना और भी डिफिकल्ट हो जाता है, समझ गए? फिर देखो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे पोल फार्मर, उसकी बात याद करो कि ये जो बीमारी है ना टीबी की, गरीबी की बीमारी है। आप कितनी भी दवाई दे दो, अगर एक आदमी स्लम में 10 लोगों के साथ एक कमरे में सो रहा है, अगर उसे दिन में 12 घंटे मजदूरी करके पेट भरने लायक खाना नहीं मिल रहा है तो उसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? आप बताओ। मालन्यूट्रिशन आप देख लीजिए, अमीरों में थोड़ी ना होता है, गरीबों में होता है। तो ये भी एक दिक्कत है। और
ये जो एमडीआर टीबी है ना, ये बनता कैसे है? जो ड्रग रेसिस्टेंट वाला टीबी है, ये बनता कैसे है? जब पेशेंट दवाई बीच में छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट काफी सामने आते हैं और उसको लगता है कि वो ठीक हो गया है, अब दवाई लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए देखो, हमारा ना एक प्रोग्राम था डोट्स, कि हेल्थ वर्कर सामने खड़े होकर दवाई खिलाए, लेकिन इसमें भी गैप्स हैं। जो डोट्स हैं उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। फिर देखो, ड्रग की भी शॉर्टेज होती है, सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। गवर्नेंस फेलियर है, कहीं कहीं पे टीबी वाली जो ड्रग्स हैं वो मिलती नहीं है, ये भी दिक्कत है। समझ गए? तो ड्रग की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। पेशेंट बीच में छोड़ देता है और ऊपर से उसको दवाई मिले ना, तो वो तो फिर सीरियस लेगा ही नहीं। तो आर्टिकल यही बोलता है, देखो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है ये वाला, सही रास्ते पर तो है, बट उसको जोश चाहिए ताकि जल्दी जो टीबी है वो खत्म किया जा सके। और सिर्फ हॉस्पिटल में बैठकर वेट नहीं करना है कि हॉस्पिटल में टीबी का केस आएगा तो हम उसे हैंडल करेंगे। हमें टीबी के केसेस को एक्टिवली फाइंड करना चाहिए। अपनी टीम्स को हाई रिस्क एरियाज में, जैसे स्लम्स में, ट्राइबल ब्लॉक्स में भेजना चाहिए। वहां पे हर उस आदमी की स्क्रीनिंग करनी चाहिए जो 2 हफ्तों से ज्यादा से खांस रहा है। समझ रहे हो? फिर आप मनरेगा से लिंक कर दो टीबी को, कि वर्कर्स को खाना वगैरह मिले मनरेगा में, और टीबी है भी तो पकड़ा जाए, उसे न्यूट्रिशन मिले। ये सब चीजें सरकार कर सकती हैं। और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा सकता है टीबी को खत्म करने के लिए, क्योंकि इंडिया के 50% पेशेंट तो देखो पहले प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उनको फोर्स करो कि हर टीबी केस को आप निक्षय पोर्टल पर नोटिफाई करो, ताकि फिर सरकार अपने हाथ में सिचुएशन ले। अगर प्राइवेट डॉक्टर बता देंगे सरकार को, तो फिर सरकार उन केसेस को हैंडल कर लेगी ना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया टीबी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी से संबंधित है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, आप ना जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहला सवाल कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो अभी क्या होता है, अगर इंडिया को जर्मनी से कुछ खरीदना हो ना, तो हम रूपी में पेमेंट नहीं कर सकते। जर्मनी डॉलर में पेमेंट मांगेगा या यूरो में मांगेगा, तो पहले आरबीआई अपने रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करेगा और फिर पेमेंट करेगा। तो इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब यह है कि दुनिया के दूसरे देश इंडिया के अलावा अपने ट्रेड के लिए रूपी का इस्तेमाल करें। आप सोच के देखो, सऊदी अरेबिया को ना ब्राजील से कॉफी खरीदनी है, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम सेटलमेंट यूएस डॉलर की जगह इंडियन रूपी में करेंगे। तो ये है असली ग्लोबल स्टेटस, मतलब इंडियन रूपी का। लेकिन ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सऊदी अरेबिया और ब्राजील आपस में ट्रेड करने के लिए रूपी में सेटलमेंट करेंगे नहीं। तो वही तो बात है, हमें क्या करना पड़ेगा कि वो रूपी में सेटलमेंट करें और इंडियन रूपी को ग्लोबल स्टेटस मिले। तो आर्टिकल में देखो, जो इंट्रोडक्शन में ये बोला जाता है, अगर देखो इंडिया का ट्रेड अगर गहरा होगा ना, व्यापार अगर गहरा होगा, तभी लोग जो हैं वो रूपी की वैल्यू करेंगे। सिर्फ देखो रूल्स बनाने से इंडियन रूपी को ग्लोबल स्टेटस नहीं मिलेगा। पहले इंडिया को अपना जो ट्रेड है ना दूसरे देशों के साथ में, वो डीप करना पड़ेगा। हाल ही में देखो, रूपी को ना ग्लोबल बनाने के लिए आरबीआई ने एफर्ट्स तो किए हैं, ये बात सही है। जैसे पहला एफर्ट किया रूपी इनवॉइसिंग का, मैं आपको दिखा भी देता हूं रिसेंट एफर्ट क्या है। ये देखो, पहला एफर्ट है रूपी इनवॉइसिंग परमिटेड बाय आरबीआई। आरबीआई ने बोला कि आप रूपी इनवॉइसिंग करो। सिंपल भाषा में देखो, बिल आप रूपी में बनाओ। अगर आप दुबई में मसाले एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो बिल डॉलर में नहीं, आप रूपी में बिल बनाओ। फिर दूसरा है रूपी सेटलमेंट, मतलब पेमेंट भी आप रूपी में लो, इससे डिपेंडेंसी कम होगी डॉलर के ऊपर। और किस चीज पे डिपेंडेंसी कम होगी? आर्टिकल एक वर्ड यूज करता है, हार्ड करेंसी। ऊपर देखो ये वर्ड था ना, हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। अब महेश पूछेगा, सर हार्ड करेंसी क्या होता है? गुड क्वेश्चन महेश। हार्ड करेंसी देखो वो करेंसी है जिसका भरोसा पूरी दुनिया में है, जिसका ट्रस्ट पूरी दुनिया में है। हार्ड करेंसी स्टेबल रहती है, जैसे यूएस डॉलर है, यूरो है, जैपनीज येन है। इनकी वैल्यू अचानक से गिरती नहीं है। लोग इनको स्टोर करना चाहते हैं क्योंकि ये स्टेबल हैं। हमारा एम ये है रूपी को भी ना इस एलीट क्लब में हम एंटर करवाएं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक इतना जल्दी क्यों? क्योंकि देखो दो चीजें हैं। पहला तो आप समझो जियोपॉलिटिक्स। 2 साल पहले क्या हुआ?
रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ, अब तो बल्कि 3 साल भी होने वाले हैं। तो इस युद्ध के स्टार्ट होने के बाद में ना अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। और उनका वेपन क्या था सैंक्शंस लगाने में जो यूजफुल था? एक तो देखो रशिया के जो डॉलर रिजर्व थे, रशिया ने अपने पास जो डॉलर स्टोर करके रखा था, उस डॉलर रिजर्व को यूएसए ने फ्रीज कर दिया कि आप इन डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रशिया के पास तो वो पड़े डॉलर खराब हो गए। इसके अलावा रशिया को यूएस ने ना स्विफ्ट सिस्टम पे भी निकाल दिया, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया। स्विफ्ट क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को शेयर करने के लिए एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, तो इससे भी बाहर निकाल दिया। तो इससे ना पूरी दुनिया डर गई। जो ये 2 स्टेप लिए यूएस और यूरोप ने, सभी देशों को लगा यार ये तो डॉलर को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है यूएस, तो ये तो गलत है। इस डर ने ना लोकल करेंसीज को हीरो बना दिया। सब देश अब अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। उनको ये लगता है कल को यार यूएस से लड़ाई हो गई तो यूएस हमारे पास जो डॉलर पड़ा है उसको भी फ्रीज कर देगा, तो हम यूएसए के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। तो इसलिए ना सभी देश जो हैं वो लोकल करेंसीज पे ज्यादा रिलाय करने की सोच रहे हैं। डेटा ये कहता है, वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है आईएफसी, वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच है आईएफसी। अब इस आईएफसी ने ना $30 बिलियन से ज्यादा 67 लोकल करेंसीज में कमिट किया है। इवन एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कह रहा है कि उनकी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का 50% लोकल करेंसीज में होगा। मतलब वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस अब लोकल करेंसीज में लोन दे रहे हैं डॉलर के बजाय। सोच के देखो, ये तो डॉलर की हार है ना। और आरबीआई ने ये भी बोला, जो हमने स्टेप्स की बात की ना, एक स्टेप यहां पे रह गया था, ये वाला तीसरे वाला, आरबीआई इनेबल्ड रूपी लोन टू नेबर्स। आरबीआई ने ये अलाउ किया कि इंडियन बैंक्स हमारे पड़ोसियों को, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका को, इनको क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए ना रूपी में लोन दे सकते हैं। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो हमने सोचा कि ये सब बढ़िया मौका है, रशिया को डॉलर मिल नहीं रहे हैं, हम रूपी रूबल में ट्रेड करेंगे तो बढ़िया होगा। तो हमने ना वोस्त्रो अकाउंट्स खोले। वोस्त्रो अकाउंट क्या होते हैं? वोस्त्रो का मतलब होता है यूएस। मतलब जब कोई रशियन बैंक इंडिया के बैंक में रूपी अकाउंट खोलता है ना, तो उसे वोस्त्रो अकाउंट कहते हैं। तो आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया रशिया ट्रेड 2003 में सिर्फ $1.5 बिलियन था और 2023 में यह बढ़ के हो गया $72 बिलियन। सोच के देखो, एकदम से 2003 में सिर्फ $1.5 बिलियन था और ये देखो, और ये $72 बिलियन हो गया बढ़ के 2023 में। और हुआ भी इसलिए क्योंकि हमने सस्ता तेल खरीदा ना यार रशिया से इतना ज़्यादा। तो हमने सोचा कि यार हम रूपी में पेमेंट कर लेंगे, रूपी रूबल में ट्रेड कर लेंगे, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। प्लान फेल क्यों हो गया? क्योंकि ना रशिया ने रूपी में पेमेंट लेने से मना कर दिया। वो कहने लगा कि हमें ना आप पेमेंट रूपी में मत दो, हमें पेमेंट दे दो चाइनीज युआन में। या तो चाइनीज युआन में दे दो या फिर रूबल में दे दो, जो हमारी करेंसी है। अगर इसमें भी नहीं दे रहे तो आप पेमेंट दे दो दिरहम में। दिरहम किसकी करेंसी है? सऊदी अरेबिया की है क्या यूएई की है? बताना कमेंट बॉक्स में। तो आप तीनों में से किसी एक करेंसी में दे दो। और रशिया ने ऐसा क्यों बोला? रशिया ने देखो ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हम इतना ज्यादा तेल परचेज कर रहे हैं रशिया से, लेकिन अब रशिया को अगर रूपी में पैसा मिलेगा ना, तो इतने ज्यादा रूपी का रशिया क्या करेगा? या तो इंडिया के पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि उतने ही पैसे की हम उसको रशिया को कुछ एक्सपोर्ट कर सकें। नहीं, ऐसी कोई चीज थी नहीं। तो रशिया कहता है कि हमारा तो यार रूपी इकट्ठा होता जा रहा है, हम इसका यूज कहां करें, और कोई तो पेमेंट ले ही नहीं रहा है रूपी में। अब आप ही पेमेंट लेते हो लेकिन आपके पास कुछ बेचने के लिए है ही नहीं आपकी दुकान में, तो कम से कम आप युआन में दोगे, दिरहम में दोगे या रूबल में दोगे, हम इसे यूज तो कर लेंगे ना कहीं यूज कर लेंगे। तो बात तो इनकी सही है यार रशिया वालों की। रशिया के पास में बिलियन ऑफ रुपी इकट्ठे हो गए, अब वो उतने रुपी का करें क्या? हमारे पास में कुछ बेचने के लिए था नहीं उनको। तो आर्टिकल में ना इसी चीज की नस पकड़ी है। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम ट्रेड स्ट्रक्चर में है। हमारे बायलैटरल ट्रेड का 80% सेक्टर क्या है? क्रूड ऑयल, कोल। आर्टिकल कहता है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है ही नहीं। मतलब जैसे जर्मनी ने कार के इंजन को बनाया, इंडिया उसकी बॉडी बनाए और आपस में ट्रेड हो, ऐसा नहीं है। डेटा देखो,
पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स का ट्रेड सिर्फ 0.8% है और फाइनल गुड्स सिर्फ 4.5% है। तो लेसन क्या मिला? सिर्फ वोस्त्रो अकाउंट खोलने से कि हाँ भाई रशिया का बैंक इंडिया के एक बैंक अकाउंट में रुपी में अकाउंट खोल लेगा, उससे सेटलमेंट नहीं होता। आपका ट्रेड डाइवर्सिफाई होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। जब तक रशिया को मेड इन इंडिया चीजें नहीं चाहिए होंगी तो वो हमारा रुपी लेकर करेगा क्या उस रुपी का? समझ रहे हो? तो ये एक बढ़िया चीज है। दूसरा है अवेयरनेस गैप। मतलब आर्टिकल ना एक जेन्युइन प्रॉब्लम बताता है, ये सिर्फ रशिया की नहीं है, हमारे एक्सपोर्टर्स भी तैयार नहीं है इस चीज के लिए। आर्टिकल ने ना एक एजेंसी का नाम लिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे देखो, अरे कहां गई वो एजेंसी? ऊपर थी क्या? कहां गई? चलो मैं वैसे ही बता देता हूं। FEIO, FEIO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्सपोर्टर्स की बॉडी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं ना, MSMEs हैं, उनको पता ही नहीं रुपी में ट्रेड हो सकता है, उन्हें डर लगता है। वो 20 साल से डॉलर में काम कर रहे हैं, वो उस कंफर्ट जोन में हैं। आर्टिकल सॉल्यूशन देता है, ये एक्सपोर्टर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको RBI के साथ मिलकर अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, एक्सपोर्टर्स को एजुकेट करना चाहिए। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, स्विफ्ट वर्सेस SFMS। स्विफ्ट वर्सेस SFMS। अभी देखो 90% दुनिया ग्लोबल ट्रेड के लिए ना एक सिस्टम का इस्तेमाल करती है, स्विफ्ट। इंडियन का एक एक्सपोर्टर यूएस के इंपोर्टर को सामान भेजता है, पेमेंट जब होती है इंडिया के बैंक से यूएस के बैंक को, तो वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना, वो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर होती है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए स्विफ्ट। हेडक्वार्टर कहां पे? बेल्जियम में। ये पैसा नहीं भेजता, ये सिक्योर मैसेज भेजता है। समझ रहे हो? प्रॉब्लम यह है कि इसका कंट्रोल जो है वो वेस्ट के पास है और उन्होंने रशिया को बाहर निकाल दिया इस प्लेटफॉर्म से। तो यह बात इंडिया को अच्छी नहीं लगी। इंडिया कहता है कि हम खुद का ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाएंगे, SFMS। इंडिया का ये सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम होगा, लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होगा ना जब आप दूसरे देशों को बोलोगे कि इसे यूज करने के लिए, जैसे UAE है, उनको बोलोगे कि इंडिया के साथ ट्रेड में आप स्विफ्ट का यूज मत करो, इस देसी सिस्टम का यूज करो जो हमने स्विफ्ट के अल्टरनेटिव में बनाया है। अब इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने देखो, इंडिया चाहता है कि हम हमारे जो अच्छे दोस्त हैं ना, उनके साथ ट्रेड करने के लिए डॉलर का ना इस्तेमाल करें, लोकल करेंसीज का ही इस्तेमाल करें। जैसे UAE है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है। अब इनके साथ ट्रेड करने के लिए डॉलर क्यों यूज करें? UAE के साथ ट्रेड करना है, या तो रुपी यूज करें या दिरहम यूज करें। तो हमें आंसर मिल गया, UAE की करेंसी है दिरहम, है ना। तो जो हमारे अच्छे दोस्त हैं ना, उनके साथ ट्रेड करने के लिए इंडिया चाहता है कि हम डॉलर का यूज ना करें, लोकल करेंसीज का यूज करें, इसलिए इनके साथ में एग्रीमेंट्स भी साइन हुआ है। और फिर देखो, इंडिया का दूसरा बड़ा हथियार है UPI। ये इंडिया का ना फिनटेक रेवोल्यूशन है। हम अपने UPI को ग्लोबल ले जा रहे हैं। आर्टिकल ये कहता है कि हमने UPI के पेमेंट प्लेटफॉर्म से UPI को लिंक कर दिया है, हमने सिंगापुर के पे नाउ को UPI से लिंक कर दिया है। अब तो देखो UPI यूरोप में, फ्रांस में भी चल रहा है। तो इससे क्या होगा? टूरिज्म, रेमिटेंस सब फास्ट होंगे और चीप हो जाएंगे। मतलब वो लोग जो बाहर से पैसा भेजते हैं ना, वो UPI के माध्यम से भेज सकेंगे, जल्दी भेज सकेंगे। डॉलर में कन्वर्ट करने का जो खर्चा है ना, वो बच जाएगा। तो ये सब इंडिया क्यों कर रहा है? देखो, हमारी ना डॉलर से दुश्मनी नहीं है। आप हमारा विकसित भारत का गोल देखिए, हमारा गोल है विकसित भारत का भैया। 2047 से पहले हमें हमारी इकोनॉमी को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। 2030 से पहले हमें $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के टारगेट को कंप्लीट करना है। यह टारगेट कैसे अचीव होगा? जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। जब आप रुपी, डॉलर, दिरहम कन्वर्ट करते हो तो कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है, ट्रेड कॉस्ट कहते हैं इसे। लेकिन जब आप डायरेक्ट रुपी दिरहम में ट्रेड करोगे, डॉलर में कन्वर्ट नहीं करोगे, तो आपकी ट्रेड कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, आपका ट्रेड बैरियर हट जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। फिर राइटर एक बात इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक्स की भी अपॉर्चुनिटी है। अभी हम देखो ये सब ना बायलैटरल लेवल पे कर रहे हैं, जैसे हमने UAE के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया, इंडोनेशिया के साथ में कर लिया। इसे आप मल्टीलेटरल लेवल पे करो, और अगले साल जो है इंडिया ब्रिक्स का प्रेसिडेंट बनेगा। ये इंडिया के पास में ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ब्रिक्स में एक कॉमन लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम बनाया जा सकता है। चाइना अपना पुश कर रहा है, इंडिया को अपना पुश करना चाहिए।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं एक फिर नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।